10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। भाई आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र मत पूछिए। अच्छा, अगर आप मेरी उम्र पूछेंगी तो मैं यही कहूँगा, अय्या करूँ मैं क्या, शुकू शुकू। अरे वाह, आपका आवाज भी बड़ा प्यारा है। हाँ जी, हाँ जी। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरा कहना ये है कि इसमें गलती हमारे जो वृद्ध हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उन्हीं की गलती जानबूझकर नहीं हुई है। ये एक भोलापन था उनका। ये गलती उन्हीं की है और हम युवाओं को उसे सुधारना है, उसे संवारना है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक सही और सशक्त समाज का निर्माण होगा। भाई जरा आपका नाम तो बताएं पूरा। आप इतने अच्छे कवि हैं, गायक हैं, कलाकार हैं, आप तो रमेश देव जी को भी पीछे छोड़ रहे हैं अपनी कलाकारी में। ये सब पूजनीय है, इनको मैं देखता रहा, इनका मैं फैन रहा हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम है प्रोफेसर एस जायसवाल, जोगेश्वरी से मैं बोल रहा हूँ। कौन से कॉलेज में है प्रोफेसर साहब? मैं एयरपोर्ट जूनियर कॉलेज में पढ़ाता था, अब मैं सेवा के क्षेत्र में आ गया हूँ। अच्छा, मेरा नाम राजम है। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ के साइन के कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ 37 साल। हाँ जी, हाँ जी। जायसवाल जी, कभी आपको अपनी कविता, अपनी भावनाएं किसी पत्र पत्रिका में प्रकट करनी चाहिए और उसके साथ एक सकारात्मक आयाम उसको देना चाहिए। एक बात कहूँ? जी भाई। महंगाई अच्छी है, लेकिन महंगाई जो है परिवारों को छोटा बनाती है। महंगाई बेटा और बेटी का भेद मिटाती है। लोग कोसते हैं महंगाई को, मैं तो कहता हूँ महंगाई आने वाले भविष्य की राह बताती है। ये मेरा कहना है। आपने उसको एक अलग नजरिया दे दिया। हाँ, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जायसवाल, क्योंकि दूसरे जो कॉलर हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। गाने वगैरह भी देंगे? जी, बिल्कुल। अवतार फिल्म का दीजिए। हाँ, क्योंकि अवतार से मेरे परिवार की स्टोरी, मेरी कहानी जुड़ी हुई है, तो अवतार का कोई भी गाना दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। और सुनिए ये गीत अपनी पसंद पे। यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। यारो इन जवानों से हम इन जवानों से कम नहीं है, हम इन जवानों से कम नहीं है। ये हमसे है, इनसे हम नहीं है, इनसे हम नहीं है। तो इनके भरम को बस आज तोड़ो। यारो यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। यारो
खिलाड़ी, कितने पुराने तुम हो खिलाड़ी। अरे खेलो खेलो ना ऐसे मैदान छोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। हमने कर लिया है, ये फैसला हमने कर लिया है। मांगे भला क्यों हमने दिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है, मांगे भला क्यों हमने दिया है। सर को उठाओ मत हाथ जोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। राजन जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने सरोकारों की बात की और प्रतिबद्धता की बात की। एक समय तक हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपने घर के लिए जिम्मेदारियां निभाते हैं और उनको लगता है कि अभी तो यही जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो रही, सामाजिक जिम्मेदारियां कब निभाएंगे। उसके बाद जब रिटायर हो जाते तो उन्हें लगता है कि जिंदगी भर तो काम किया, अब तो मुझे आराम की जरूरत है। एक ये नजरिया भी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगता है कि जिस समाज ने उन्हें बहुत कुछ दिया उसी समाज को लौटाना भी उनका कर्तव्य है। तो बहुत सारी सामाजिक सेवाओं से जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए काम करना शुरू करते हैं और एक तरह से बरसों की जो हसरतें दबी हुई थी, इच्छाएं थी, जो असली व्यक्तित्व उनके अंदर था, वो उभर करके बाहर आता है और वो अपने उस व्यक्तित्व को एक नई पहचान देते हैं और साथ ही साथ उन्हें यह भी महसूस होता है कि नहीं, उम्र जरूर एक पड़ाव है, लेकिन यहाँ ठहरा नहीं जा सकता, इससे आगे भी जाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि नजरिए में भी बदलाव की जरूरत है। मुझे असल में पश्चिमी सभ्यता से कोई शिकायत नहीं है जी, क्योंकि हमारे देश में आधुनिकता, व्यक्ति स्वतंत्रता, लोकतंत्र जैसे जो सारे अवधारणाएं हैं पश्चिमी सभ्यता के किसी भी माध्यम से आया हो, तो उन्होंने एक जो नया नाम दिया है सीनियर सिटीजन, जी, मुझे सचमुच वो शब्द पसंद है। और मैं ये मानती हूँ कि हम लोग थोड़ा सा बड़ा रंगीन चित्र खींचते हैं हमारे संयुक्त परिवारों का, गाँव का। जी, जी, जी। सचमुच ही हमारे संयुक्त परिवारों में वृद्धों की बहुत ज्यादा इज्जत होती थी, या औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत होती थी, या अनाथ बच्चे बहुत प्यार से पलते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। अनाथ अनाथ ही था, विधवा विधवा ही थी। जिसके सर पे साया नहीं था वो उतना ही लावारिस और बेसहारा था जितना आज का शहर का कोई। बल्कि आज तो कहानियां सामने आ भी जाती हैं मीडिया के जरिए, बल्कि उस समय तो वो कहानियां जो थी अत्याचारों की या शोषण की, वो घर की चारदीवारी के भीतर ही दबी रही। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस आज हम लोग शब्द कह रहे हैं, मैं थोड़ा स्त्रीवादी आंदोलनों से, सामाजिक से कम चिंतन से तो जुड़ी हूँ, तो मुझे मालूम है कि हमारे संयुक्त परिवार कोई बहुत सुखद चीजें नहीं थे, और सचमुच वो इतने अनमोल होते तो हमने उन्हें छोड़ा नहीं होता। आदमी इतना मूर्ख नहीं है, अनमोल चीजों को बचाता है। तो ये जो सीनियर सिटीजन का एक नई अवधारणा आई है, उनको आदर देने की, आप देखिए छोटी सी बात है, लोग कहते हैं हमारे यहाँ जो मकान बने हैं वो ऐसे बने ही नहीं कि सीनियर सिटीजन ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के जा सके, जबकि यूरोप में ऐसे और अमेरिका में जो मकान बनते हैं अगर सब सीढ़ियां हैं तो रेलिंग्स हैं कि आप पकड़ के जा सके। हमारे घरों की सीढ़ियां वैसी नहीं है कि बूढ़ा आदमी चढ़ सके। हमारे घरों में, मैं दक्षिण की हूँ टेक्निकली, हमारे घरों में स्नान का कोई प्रबंध नहीं है औरतों के लिए। बूढ़ी औरतें क्या करेंगी? बूढ़ी औरतें 14-14 बच्चे पैदा करें और जिंदगी भर किसी न किसी बच्चे को पालती रहें, ये कोई उनकी जिंदगी की उपयोगिता नहीं है। बिल्कुल सही। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी कि हमें
अगर पश्चिमी सभ्यता आ गई है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, खुला व्यापार आ गया है, आप घड़ी की सुई को बहुत पीछे त्रेता युग में, द्वापर युग में नहीं ले जा सकते हैं। पुरुषों को एक उम्र के बाद अपना नया जीवन साथी ढूंढना, सोचना पड़ेगा। आप अपने बेटे और बहू की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल न दें, अपने लिए प्रबंध करें, अपने लिए कंपेनियनशिप ढूंढें। औरत को भी जो बहुत ज्यादा लज्जा की बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। राजम जी, आपने बहुत अच्छी बातें की। जब बातचीत कई जगह रेफरेंस आया और बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ कि क्रांतिकारी विचार से भरी, आक्रामक। राजम जी, हमारे यहाँ जानी मानी लेखक इस्मत आपा, इस्मत चुगताई जी ने अपनी रचनाओं में भी मेरी रोल मॉडल है, उस तरह के आक्रामक तेवर दिखाए। इस्मत चुगताई मेरी रोल मॉडल है। हाँ। तो उन्होंने खास तौर से महिलाओं के बारे में बहुत ही रोचक और बहुत ही विचारोत्तेजक बातें कही हैं। आप कहें तो उसका अंश सुनवा दें। जी बिल्कुल। इंसान बूढ़ा जिस्मानी तौर पर नहीं होता। अगर इंसान जमाने के साथ चले, नौजवानों के दुख दर्द तकलीफों को समझे और उनके साथ रहे, उनसे साथ मिलता रहे, उनसे बातचीत करता रहे, तो वो बूढ़ा नहीं होता। अगर ख्यालात जवान हैं और नए जमाने की नई बातों से इंसान अपने आप को एक साथ पाता है, तो वो बूढ़ा नहीं होता। जिस्म बूढ़ा हो जाए लेकिन इंसान का जहन बूढ़ा नहीं होता। लेकिन पता नहीं ये क्यों बुढ़ापे का खौफ लोगों के दिल में बहुत बिठाया जाता है, खास तौर पे औरतों के दिल में। क्योंकि जब औरतों से ये कहा जाता है कि वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है। औरत बीसी और खीसी, मर्द साठा और पाठा। जानती हैं आप, ये इक्तिसादी यानी इकोनॉमिक क्वेश्चन है असल में। औरत चूंकि ज्यादातर बेकार होती है और मर्द चूंकि कमा कर लाता है, खानदान के देखभाल करता है, इसलिए उसको जवान रखने में ज्यादा फायदा है, वो ज्यादा काम आता है। बेकार चीजें आप जल्दी बदल देते हैं। औरत की क्योंकि कीमत नहीं है, खासतौर उस औरत की जो जाहिल भी है और बहुत दौलतमंद भी नहीं है, यानी अपनी कमाई हुई दौलत नहीं है। अगर माँ बाप की कमाई हुई दौलत में उसको कम हिस्सा मिलता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, इसलिए वो बेकार हो जाती है। और ये कि उसको दिल में ऐसा बिठा दिया जाता है कि तूने अगर अपना हुस्न और जवानी और जिस्म की खूबसूरती खो दी तो तू बाजार में नहीं बिक सकेगी। वो चाहे आम बाजार हो जिसे कोठा कहते हैं या शादी का बाजार हो, जहाँ भी आप देखती होंगे कि ऐसी लड़की को पसंद किया जाता है जो अच्छे खाते पीते खानदान की हो और ख़ास तौर पे खूबसूरत हो और जिस्म उसका अच्छा हो, बाल उसके लंबे हों, आंखें उसकी बड़ी हों, दहाना उसका खूबसूरत हो। ये देखिए, अगर बाजार में औरत जिस वक्त लेने जाता है इंसान तो क्या देखता है कि कम से कम उम्र की हो, ज़्यादा से ज़्यादा हसीन हो। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है देख के कि औरत अब भी बिकती है और उसका मार्केट है अब भी। ये क्यों औरत को इतना नीचा क्यों समझाता, और ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जो पिछड़े हुए हैं। तो मैं समझती हूँ वो इसीलिए पिछड़े हुए हैं कि औरत जो एक हाथ है समाज का और जिंदगी का, मर्द दूसरा हाथ है। अगर एक हाथ आप पीछे पीठ पर बांध दें और उसको उसकी उंगलियां मरोड़ दें तो वो आप दो हाथों का काम उससे नहीं लिया जा सकता। आमतौर पे वो मुल्क जहाँ औरत पिछड़ी हुई है और कुचली हुई है, वो यानी उम्र से पहले जो बूढ़ी हो जाती है, वहाँ वो मुल्क पिछड़ा हुआ है। एक ये देखिए कि औरत की शादी जल्दी कर दी जाती है, मर्द उससे उम्र में बहुत बड़ा होना चाहिए, कद में भी बड़ा होना चाहिए, रुतबे में भी बड़ा होना चाहिए, वो एक दासी होनी चाहिए। हर मजहब ये कहता है कि औरत मर्द की दासी है, वो उसका खुदाए मजाजी है। और खुदाए मजाजी अगर उसमें वो खूबियां नहीं रहती तो दूसरी औरत ले आ सकता है और उसको आसानी से मिल जाती, क्योंकि वो रोटी कपड़ा देता है। रोटी कपड़ा यानी ये इक्तिसादी सवाल है, रोटी कपड़े का सवाल है। इसलिए औरत जल्दी बेकार हो जाती है और फेंक दी जाती है।
बहुत सी औरतें खासकर गरीब खानदानों में 12-13 बरस की उम्र में शादी हो जाती है, 14-15 बरस की उम्र में बच्चा हो जाता है, और फिर उनकी बेटी अगर पहली बेटी हुई जिससे वो लरसती हैं, वो 14-15 बरस में जवान हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। और औरतें 35 बरस की 30-35 बरस की उम्र में बूढ़ी हो जाती हैं। बहुत से मुल्कों में 30-35 बरस की उम्र तक लड़कियां शादी नहीं करती और इंतजार करती हैं। लेकिन जहां औरत की कीमत सिर्फ उसका जिस्म है, उसका चेहरा है, वहां वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। और पता नहीं मर्द ने औरत को चूंकि खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया है, लिहाजा जितनी तरोताजा औरत होगी उतनी उसकी कीमत ज्यादा होगी। आपने देखा ताजा तरकारी की ज्यादा कीमत होती है, कौली मुर्गी की कम, छोटी सी मुर्गी की वो ज्यादा मजेदार होती है। तो बस यही है कि औरत को भी जिन्स बना दिया है, सौदा बना दिया है, ताजा हर चीज चाहिए। लिहाजा और औरत तो ये नहीं कर सकती, हालांकि औरत भी अगर उसका वो खुद कमाती है, और ये नहीं कि बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी है वो उम्मन क्या होता है कि उसको जायदाद तो दे देते हैं, दौलत तो दे देते हैं, जहेज तो दे देते हैं, लेकिन अगर तालीम नहीं देते और दिमाग नहीं देते तो वो दौलत उससे उसका शौहर अपने नाम लिखवा लेता है। अगर शौहर चलिए नहीं लिखवाया तो शौहर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और वो छोड़ जाता है। तो मैंने देखा है कि बेटे कहते हैं माँ अब तो तुम बूढ़ी हो गई, अब तुम क्या करोगे इस दौलत का, बहुओं को दे दो जेवर, अच्छे कपड़े हैं वो बेटियों को दे दो। तो उससे हर चीज छीन लेते हैं, और जायदाद अगर उसके नाम है, मकान नाम है उसके खानदान उसके, तो वो भी अपने नाम लिखवा लेते, नहीं तो उसका कहीं ठिकाना नहीं, उसको मोहब्बत नहीं देते। उसके दिल में बिठाया जाता है कि औरत को मोहब्बत की जरूरत है, और वो मोहताज होती है पोतों नवासों की, बेटों बेटियों की, दामादों की, बहुओं की। इसलिए वो ज़हनी तौर पर ज़हनी है। अगर कोई औरत परवाह न करे कि उसकी बहू और बेटे की मोहताज ना हो, अगर उसको अपनी बेटी और दामाद की रोटी नहीं खाना है, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बूढ़ी हो जाए। और मेरे ख्याल में खास तौर पे मैं औरतों से कहूंगी कि ये चीज औरतों के लिए बहुत ज्यादा है। बड़ी जल्दी बच्ची को कहा जाता है कि अब ये सीने का बोझ बन गई। औरतों को अगर बुढ़ापे से बचना है तो उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, अपने आप को सिर्फ किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की नानी दादी बन के नहीं रहना है, बल्कि एक इंसान की हैसियत से बन के रहना है। बीवी नहीं इंसान, माँ नहीं इंसान। बड़ी ऐसी चीजें औरतों को पैर में बेड़ियां डालने के लिए गढ़ी हैं समाज ने। और मैं खास तौर पे औरतों से को पैगाम देती हूँ कि मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मेरा जहन जवान है, और अपने जहन को जवान रखिए। ये शाम मस्तानी, ये शाम मस्तानी। मैं तो कहता हूँ कि बड़ा ही क्रांतिकारी विचार है और बहुत अच्छी बात है, और हमें बहुत ही प्रगतिशील ढंग से सोचना चाहिए। इसका तो स्वागत होना चाहिए, नहीं, करना चाहिए। क्योंकि जीवन में एक समय आता है कि जब आपको भावनात्मक रूप से एक सहारे की जरूरत होती है जो आपका संबल बन। तो अगर इस उम्र में भी आकर के कोई विवाह करना चाहता है तो मैं समझता हूँ क्या बुरी बात है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि मान लीजिए विवाह के बंधन भी ना आप रखें, एक साथी हो जो एक टेलीफोन की सीमा पर आपके पास हो। आप बहुत अच्छी चीज है कि आपके मोबाइल में अगर वो एसएमएस कोई कर देता हो कि कैसी हो, जी, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से भावनात्मक स्तर पे एक साथी ढूंढने की तैयारी बूढ़ों को रखनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा मौका आता, तो मैं माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूँ, बच्चे ही कहने लग जाते हैं, क्या पापा आपको शर्म नहीं आती, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का बच्चे बिल्कुल कहते हैं भाई, बच्चे बहुत स्वार्थी होते हैं। माफ करें, मैं औरत हूँ इसलिए कह सकती हूँ कि मेरा अगर बेटा है उसको पसंद नहीं आएगा कि माँ किसी पुरुष से बात कर रही। वो जब 5 साल का था तब भी उसको पसंद नहीं था, आज वो 40 का है तब भी पसंद नहीं। लेकिन मैं अपने जिंदा रहने के लिए मुझे अपनी खुराक, अपना संबल, अपना पाथे खुद ढूंढना पड़ेगा। यशपाल की किताब है 12 घंटे। 12 घंटे में 2 अकेले लोग एक कब्रिस्तान में मिलते हैं और फिर उनको अकेली जिंदगी के बनिस्बत साथ साथ चलें। पुराने साथी के प्रति ये विश्वासघात नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसा मेरी धारणा। रमेश जी क्या कहेंगे? थोड़ा सा मैं समझूंगा कि ये बहुत ही रेडिकल मामला नहीं, मेरे ख्याल से माफ कीजिएगा कि ये, इससे मैं आपको
बिल्कुल ही उल्टा बोलूंगा। जी जी। देखिए क्या है कि अगर ये ऐसे होने लगा तो अपना देश अलग संस्कृति में आया है, फॉरेन की बात अलग होती है। हम इतने जल्दी इतना बदल नहीं सकेंगे, इतनी ताकत नहीं हमारे, कहूंगा कि अपने सोसाइटी में, सामाजिक ढांचे में इतनी ताकत नहीं है कि समझ बर्दाश्त करें। सिर्फ बच्चे ही नहीं, नजदीक वाले भी आपको तो कोसना शुरू कर देंगे, आप अलग पड़ जाओगे। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि अपना जो एक संबंध है कि एक कौटुंबिक जीवन, हालांकि अपनी दिल थोड़ा सा मारना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, तो करना चाहिए भैया, सबके लिए ये अच्छी बात है। नहीं तो अनाचार मार जाएगा, सब तरफ अनाचार ही अनाचार शुरू हो जाएगा। अच्छा देखिए, आज आप कहीं वैचारिक भावना से मिलना चाहेंगी, कुछ दिनों के बाद अपने वो हाथ तोड़ के आगे बढ़ती जाओगी, ये इसके वो कहाँ तक अच्छा है? मुझे तो नहीं अच्छा लगता। रमेश जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और इस महत्वपूर्ण बात को हम और आगे बढ़ाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे, दोबारा लौटेंगे इस विषय पर। इस समय एक श्रोता लाइन पर है, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, कौन बोल रहे जी? जी मैं कमल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, फरीदाबाद से। हाँ जी, आपका नाम? मैं हफीज खान पठान नांदेड़ से बोल रहा हूँ। मैं रमेश जी से बात कर रहा हूँ। जी नांदेड़ से बात कर रहे हैं? जी आओ। अरे बहुत अच्छी बात है, क्या हाल है आपकी? बस मस्त मजे में है जी, बस। और आपका आवाज सुना, अच्छा लगा, आपका फोन भी। फिल्मों में दिखाई नहीं दे रहे आप। अरे भैया, फिल्म ये एक ऐसी अजीब सी बात होती है, इंडस्ट्री है जहाँ उम्र, देखो हर इंडस्ट्री में या किसी प्रोफेशन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है, तो उसका नाम बढ़ता है। ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो उसका नाम घटने लगता है। हाँ। और क्या है कि यहाँ जो 18 साल की लड़की हो और 20-25 साल का लड़का हो, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए उसमें अमिताभ जी भी छूटे नहीं है, ऋतिक रोशन या सलमान खान, इनकी वैसे पैसे से कीमत ज्यादा है, और और अमिताभ जी को वैसे पैसे से कीमत कम है, लेकिन नाम ज्यादा है। बराबर है, उनकी इज्जत सब लोग करते हैं। अमिताभ जी को अमिताभ जी हैं, लेकिन बराबर है, लेकिन क्या है कि अमिताभ हीरो नहीं बन सकते, बहुत कम पिक्चर में बन सकते हैं। अभी बाद में की बात अलग है कि जो उनके उम्र के हिसाब से पिक्चर लिखी गई थी। हाँ जी, हाँ आप फरमाइए, अभी क्या आपका कहना? आप अपनी जिंदगी की फिल्म के बारे में बताइए। हाँ, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं आपकी। जी जी, शुक्रिया। हाँ, मुझे आपका 10 लाख का रोल बहुत पसंद है। अरे क्या बात है, थैंक यू। वो एक पिक्चर थी, पैसा दोगे हम 10 लाख देंगे, मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा सुनिए जनाब, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं काफी पिक्चरों में मैंने विलन का काम किया। जब मुझे ये रोल दिया गया तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे तो विलन के काम मिलते हैं, ये आपने एकदम प्यारा रोल ऐसा कैसा दिया? हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा है कि तुमको विलन का काम क्यों देते लोग। आपका चेहरा ही नहीं अच्छा, आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो मैंने वहाँ काम बड़े दिल से किया था वो काम। रमेश जी, चूंकि इन्होंने आपकी फिल्म 10 लाख का जिक्र किया है, 10 तो लाख वो गाना सुना है? जी हाँ। 1 पैसा दे दो हम 10 लाख देंगे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की, उम्र ये नहीं ऐसे दुख झेलने की। तरस खाओ इन पे औलाद वालो, उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। मुरझाए ना फूल कहीं ये आंधी और बरसात में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो।
बार ये बूढ़ा कदम कदम पर गिरता है, फिर भी इन बच्चों की खातिर हाथ पसारे फिरता है। कहीं इनका ये साथ ना छूट जाए, अनाथों की आस भी टूट जाए। कहाँ जाएंगे ये मुकद्दर के मारे, ये बुझते दिए टिमटिमाते सितारे, ये बुझते दिए टिमटिमाते सितारे। इन बेघर बेचारों की किस्मत है तुम्हारे हाथ में, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। तो वो जो आप एक बात कर रहे थे, और इधर राजम जी ने एक विचार रखा और आपने कहा कि नहीं, मैं इनके विचार, मुझे ऐसा नहीं कहना है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर बहुत ही दोनों में डिफरेंसेस हो, जी, ट्रिमेंडस डिफरेंसेस। देखो जिंदगी की पटरी क्या होता है कि एक में को संभाल के चलना चाहिए। अगर नहीं संभालेंगे और अलग अलग तो होते जाएंगे तो जिंदगी चलना मुश्किल हो जाता है। हमने ऐसा, देखो मेरी जिंदगी में हमारे 48 साल हम इकट्ठा हमारी शादी को हो गए। हमने परसों ही हमारी शादी के सालगिरह बनाई थी, सब बच्चे सब आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो हम सबकी ओर से और श्रोताओं की ओर से भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत ही था। क्या होता है कि उसमें भी हमारे दो विचार थे, दोनों भी कमाने वाले थे, एक ही लाइन में थे, मैं और मिसेस मेरी सीमा जी। तो नेचुरली विचार अलग अलग होते रहते हैं, लेकिन कभी वो मेरा सुनती थी, कभी मैं उसका सुनता था, कभी मैं खुद कम सोचता था कि मैं माफ़ी मांगता था कि भाई गलती हो गई चलो माफ़ कर दो। कभी कभी वो भी कहती थी, हालांकि उसने कम बोला है मैंने ज़्यादा बोला है। रमेश जी देखिए, ये जो अंडरस्टैंडिंग की जो हम बात करते हैं, आपसी समझ की जो बात करते हैं, क्या आपको लगता नहीं कि आज जो समाज है वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सहनशीलता का, टॉलरेंस का, ईगो, सहनशीलता से भी मैं कहूँगा ईगो या आजकल के ज़माने में बच्चों में बहुत हो गया है। सॉरी, मुझे लगा इन्होंने जो बात अराजकता, बेसिकली दुराचार जैसी बात है, मुझे लगा ये सब बहुत ज्यादा वैल्यू लोडेड और जजमेंट लोडेड शब्द हैं। यस यस, सच्ची बात है। और रियलिटी, यथार्थ ये है, आप शक्तिशाली हो, जैसे हम लोग ऊर्जा के नए नए स्रोत ढूंढते हैं, जी, वैसे ही व्यक्ति को भी अपने अस्तित्व के लिए ऊर्जा के नए नए स्रोत ढूंढने चाहिए। क्या मराठी लेखिकाओं ने आत्मकथाएं, जीवनियां बहुत लिखी, बहुत सुंदर विश्लेषण है। छोटी उम्र में जिनकी शादियां हो गई और बड़े बड़े महापुरुषों के साथ हुई, उन औरतों ने उनकी जिंदगी के साथ अपने जिंदगी, एक जैसे तिलक है उनकी ये है, और इन सब ने जो करवे हैं उनकी पत्नी है। बाद की जिंदगी में ऐसी औरतें आई जिनका अपना कर्तृत्व, ये उनकी छाया तले थी, लेकिन ये पहले छाया तले थी, स्मरणांजलि के रूप में पति की जीवनियां लिखी, फिर उन्होंने अपनी जीवनियां लिखी। उसके बाद ऐसी औरतें आई जिन्होंने पति के अत्याचारों का वर्णन करते हुए आत्मकथाएं लिखी। या मराठी जीवनी और आत्मकथा के 3 पड़ाव हैं। मराठी में बहुत कम लिखी गई होंगी। मराठी में सबसे ज्यादा लिखी गई हैं हिंदी की तुलना में। क्या बात? क्योंकि मराठी में जनजागरण प्रबोधन सबसे पहले आया है, बंगाल की तुलना में नहीं, लेकिन हिंदी भाषा की तुलना में प्रबोधन का युग ज्योतिराव फुले से शुरू हो जाता है, अंबेडकर तक आता है। जितनी स्त्रियों ने यहाँ पर लिखा, तो मैं स्वाभाविक स्त्री की दृष्टि से कह रही हूँ कि जिस स्त्री का अपना अस्तित्व बनेगा, गोसाई जी कहते हैं कि नदी बिन नीर, और ऐसा अगर स्त्री वैसी है कि बगैर पानी की नदी है या बगैर वृक्ष की छाया है, तब तो ठीक है, समाप्त हो गई, समाप्त कर दो। ऐसा नहीं है। जितना जितना आपका अपना वजूद बनेगा, आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग वृद्धों के परिवार के संदर्भ में चूंकि ये बात कर रहे हैं। जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, रमेश जी बोल रहे हैं। जी, रमेश जी से बात कीजिए, और साथ साथ राजम जी भी हैं स्टूडियो में। मेरा नाम वीर सिंह चंचनवाल है जी। वाह वीर सिंह, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं अभी मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ, अब कहाँ रहते हैं?
अभी मैं फिलहाल मैं शिमला में हूँ। यहाँ कौन कौन है शिमला में? आपके साथ में परिवार पूरा है? नहीं, फिलहाल तो मैं अकेले ही रह रहा हूँ, परिवार मेरा गांव में ही रहता है। कितना अभी रिटायर हो रहे हैं, इसका मतलब है नियर अबाउट 59 और 8? नहीं, मैं ये 31 जुलाई को हो रहा हूँ। नहीं, तो उम्र आपकी होगी, तो कितने दिनों से आप अपने परिवार से दूर हैं? परिवार से तो मैं मिलता रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, बच्चे मेरे पास आते जाते रहते हैं, मैं भी जाता आता रहता हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बुजुर्ग कोई मतलब शरीर से थोड़े बहुत बीमार हो जाते हैं, अदरवाइज दिल से तो जवान ही रहते हैं। क्या बात है, बस यही तो है। वीर सिंह जी, आदमी मन में नहीं सोच लेता है कि मैं बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ा कभी नहीं होता है, चाहे 100 साल का हो जाए। जी 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 जी। वीर सिंह जी, मेरा नाम राजम है और मेरा भी नमस्कार भाई। मेरा सौभाग्य है कि रमेश जी जैसे बहुत ही अभूतपूर्व हीरो के साथ मुझे बैठने का मौका मिल रहा है। वीर सिंह जी, ऐसा बताएं, आप गाने वाने सुनते हैं? गाने तो मैं पुराने गाने बहुत ही पसंद करता हूँ और ये विविध भारती तो मेरी जान है। मैं अरे क्या बात! मैं जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम से मैं सुनता हूँ। आपकी पत्नी जानती है कि विविध भारती आपकी जान है, वरना वो आ जाएंगी बेलन लेकर। वो कहेगी ये कौन है विविध भारती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी पत्नी को ये गाने वाने सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, एक फड़कता हुआ गाना बताएं हमारी, मैं तैयार हूँ आपको गाना। नहीं, लेकिन मैं गाना जरूर एक सुनना फरमाइश करना चाहूंगा, अगर आप सुनवाएं तो। जी जी। जीवन के सफर में राही मिलते हैं मुनीम जी फिल्म का गाना। मुनीम जी। और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। चलिए, आपने बहुत ही बढ़िया गाना चुना है, आपके लिए ये गाना हम सुनवा रहे हैं। हाँ जी, किशोर दा के आवाज में। जी हाँ, मुनीम जी फिल्म का ये गाना है, किशोर कुमार की आवाज में। सुनते हैं। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले सब सुनते हैं दिल के नाले। ये रूप की दौलत वाले सब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। हंस हंस के जला देते हैं,
ये हुस्न के परवाने को जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो रमेश जी और राजम जी, हम ये जो आज बातचीत करने के लिए बैठे हैं, मुझे एक बात खास तौर से ध्यान में आ रही है कि जब पुराने समय में परिवार संयुक्त होते थे, राजम जी आप कह रही थी कि वो उसमें भी लोग ज्यादा खुश नहीं रहते थे, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज अगर ऐसी स्थितियां बन जाएं कि परिवार के सब लोगों को, सब पीढ़ी के लोगों को साथ में रहना पड़े, तो वो सब मिलजुल कर रह पाएंगे ऐसे? देखिए, हमारे गुरुजी बताते थे कि दो चीज है, एक होती है नारंगी ऑरेंज और एक होता है तरबूजा। नारंगी ऊपर से एक दिखती है, छिलका उतार दो, अंदर से सब फांके अलग आ जाती। तरबूजा लगता है कि ऊपर से जो है ऐसा कटा हुआ सा है क्योंकि उसमें धारियां बनी होती हैं, लेकिन छिलका उतारो तो अंदर से वो समूचा। क्या बात है, आपकी बात बिल्कुल लाजवाब उदाहरण। बहुत अच्छा। तो हमने कहा ये संयुक्त परिवार का पुराना सपना और आजकल के इसमें सचमुच बच्चे जिम्मेदार भी हैं। आजकल के बच्चे कुछ आधुनिकता की मांगे हैं, व्यवसायिक मांगे हैं, मेरे ख्याल से मांगे नहीं है, माफ करना, दबाव नहीं, मजबूरी है। मांगे और मजबूरी में बहुत फर्क होता है। मजबूर अभी मैं बताता हूँ आपसे कि देखो, आपने कहा वो सही कहा, बहुत अच्छा आपने उपमा दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका मैं इस्तेमाल कहीं ना कहीं करूंगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। मगर क्या है कि देखो, आजकल के जमाने में जरूरत है इन लोगों को भी। जी जी। क्या है कि पति पत्नी दोनों भी काम पे जाते हैं जी। अब उनके बच्चे, अगर पैसा तो है लेकिन उनके बच्चे के लिए किसी नौकरानी के हाथ में या नौकर के हाथ में रखे जाते हैं। मैंने देखा है, मेरे घर के नजदीक की ये बात मैं कहता हूँ कि जिस वक्त मैं यंग था तो उसको जाके मारा है मैंने। लड़के को उसने नौकरी पे रखा था, दो काम करते थे, पैसे बहुत कमाते थे, और एक बच्ची हुई थी उनको, एक लड़के को रखा था उन्होंने संभालने के लिए। तो वो आदमी बच्चे को पैर बांध के उसके सामने के लिए वो कटोरे में दूध रख देता था और अपना घूमने जाता था, और वो रोने लगी। मैंने एक दफे बोला कि यार ये बच्चे रो क्यों रही है, वो रो क्यों रही है, मेरे नजदीक वाला था, और जाके देखा, ताज्जुब लगेगा कि उसको पैर को बांध के रखा है। जी जी। वो किधर जा नहीं सकता, और वो कटोरा गिर गया नीचे, उसको भूख लगी थी। अच्छा, दरवाजा बंद है, मैं तोड़ के अंदर भी नहीं जा सकता। जब वो लड़का आया तो माँ कस के दूध लगा दिए उसको मैंने। अब ये जो बातें हैं कि पैसा है बहुत, तो क्या अपने बच्चों को अपने नौकर के साथ या नौकरानी के साथ रखना चाहिए? तो नौकरानी के साथ रहा तो वो किस परवरिश क्या होगी, संस्कार नहीं उसको मिल पाएंगे। हाँ, अच्छा, जब आपने तो प्यार नहीं मिलेगा। पैसे शायद हो सकता है कि भी नौकरी संभालेगा भी, संभालेगा भी। हम दोनों थे, हम दोनों जाते थे 8-8, 15-15 दिन बाहर जाते थे, और मेरे अजिंक्य मेरा या अभिनय मेरा दो बेटे हैं दोनों, वो अकेले रहते थे। लेकिन उस वक्त मेरी मिसेस के लिए मेरी सास, वो और उसके के लिए लड़का, दोनों भी हमारे घर संभालते थे। जी जी। तो मेरे बच्चों को एक संस्कृति मिली, एक पढ़ाई अच्छी हुई, उनको जाके देखते थे, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं होती थी। 15-15 दिन हम ड्रामा के लिए सिलसिले में हम घूमने जाते थे। घूमने इसका मतलब है काम पे जाते थे। अच्छा, रमेश जी और राजन जी, जब बात पैसों की चल रही है तो मुझे ऐसा लगता है आजकल बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियां बहुत संपन्न हैं। हाँ। वो किसी तरह की जिम्मेदारी जो शारीरिक रूप से है या अपने घर में उन्हें रखना चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं, पर पैसे बहुत भेजते हैं अपने माता पिता को कि उनके लिए लेटेस्ट जो भी चीज निकलती है वो देते हैं, सुविधा के साधन, और पैसे भेजते हैं, कहते हैं आप अपने से अच्छा इलाज कराइए, जो सुख सुविधाओं के साधन है वो जुटाइए, और खुद नहीं आते। ये गलत है। हाँ, यही तो मार खाते हैं ना। मैं क्या कहता हूँ कि देखो, प्यार से जो चीज होती है, अब मुझे मालूम है कि मेरी माँ जब मेरे सर के ऊपर से, मैं जब बड़ा था उस वक्त और मुझे बुखार हो गया था, तो मुझे बड़े से बड़े डॉक्टर के साथ ये हुआ था। लेकिन जब मेरी माँ कोल्हापुर से यहाँ आई और मेरे सर के ऊपर से उन्होंने प्यार से हाथ फिराया, तो इतना अच्छा लगा कि जो दवा से काम नहीं हुआ वो इससे काम हो जाता था। हाँ, कहते हैं ना कि डॉक्टर जब किसी की हालत बहुत खराब हो जाती है, कहते हैं कि अब हमारे बस में नहीं है, दुआ ही काम करेगी। तो दुआओं में बहुत असर होता है, पर ये आज प्यार है, ये प्यार जो होता है ये कभी भी किसी भी दवा से ज्यादा ताकतवान है। माँ या बाप या अभी छोटा बच्चा भी होता है, ये मुझे चाहिए कि नहीं, पर अभी माँ बाप को भी तो चाहिए वही प्यार जी। असल में मैं एक बात कहूँ, मैं मुझ जैसी बेईमान ग्रैंड मदर्स जो हैं या मदर्स जो हैं, आजकल उन्होंने एक शब्द इजाद किया है
क्वालिटी टाइम, वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। जैसे उनको लगता है कि पौधों के साथ आपने 1 घंटा बिताया, पौधा हो गया, आपने आधा घंटा एक बगीचे में जाके हाँ फंस गए, फिर एक क्वालिटी टाइम हो गया। ये जो एक तरीका है, मैं उसका बहुत ही नकारात्मक पक्ष में बता रही हूँ। अय्यप्पा पणिक्कर मलयालम के बहुत अच्छे अभिनयी हैं, मलयालम के बहुत अच्छे कवि हैं। बहुत ही बड़ी कविता थी उनकी कि लड़का अमेरिका में है और उसने ईमेल भेजा है और ईमेल में ये आया है कि माँ मर रही है। तो माँ मर रही है, खबर मिल गई है उसको, तो उसने घर वालों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि माँ जब मर रही है तो पूरा का पूरा वीडियो खींचना और उसके अनुकूल म्यूजिक डालना। क्योंकि पिछली बार जब बहन की शादी हुई थी उसका जो मैं वीडियो ले गया था तो मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा था। तो ये जो अर्बन टच है, टच डालना, इतना निर्ममता ये है, मतलब भावना, ये निष्ठुरता नहीं लगती, क्रूरता है। नहीं, ये भावनात्मक स्तर पर जो जुड़ाव है वो नहीं है, ये घोर अमानवीय चीजें हैं जो हो रही हैं। अब एक बताता हूँ, आपने एक बताई चीज, तो हमने ये बनाया था कि अमेरिका में ही लड़का है जी, एक अच्छी ये था, एक टीवी सीरियल में मैंने ये किया था, संपन्न मैंने और मिसेस ने उसमें काम किया था कि मिसेस की मेरी उम्र हो गई है और मिसेस थोड़ी सी अंधी है और चश्मे से देखती है और लड़का अमेरिका में है जी जी, वो आने वाला है मेरे इसमें मैंने दिखाया कि भाई 80 बर्थडे का है या जश्न होने वाला है बहुत बड़ा। तो माँ बोलती है कि नहीं वो जरूर आएगा, तुम्हारे 80 साल में वो नहीं आएगा तो कौन सा, वो आने वाला डेफिनेटली आएगा, और नहीं आता वो। तो ये आदमी उसके आवाज जैसे दूसरे आदमी को बोलता है कि तू उसकी आवाज, मेरे बेटी की आवाज निकल, नहीं तो मेरे माँ को, मेरे पत्नी को बहुत दुख होगा। वो क्यों नहीं आया? तो उसको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है या ये भावनिक बात बड़ी है, इसमें के झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या है कि पैसा तो है आपके पास, तो और पैसा मिलाने की क्या फायदा है, लेकिन ये जो वक्त है 80 साल के, उसके दोबारा वो वापस आने वाला नहीं। लेकिन वो पैसे वाला तो उसको पैसा, देखिए अब इसमें आप सोचिए कि पैसा बड़ा है या वो वक्त बड़ी है, ये वो भावना अच्छी है। आप इसके लिए किस मतलब एनवायरनमेंट को दोष देंगे या घर के संस्कार? उस लड़के को दोष दूंगा मैं, लड़के को दोष दूंगा, या लड़की होगी तो लड़की भी आजकल वैसी कमाती है, लड़की भी नहीं आती। हालांकि लोग कहते हैं कि लड़की ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो लड़की भी नहीं आती। वो कहती कि नहीं जी मुझे ऐसा चांस नहीं मिलने वाला। मैंने देखा है मैंने इसमें कि करियर ओरिएंटेड लड़कियां वो आती नहीं, बोलती कि ठीक है जी, जैसा आपने कहा कि पैसा भेज देंगी। अरे पैसे से काम होता है क्या? नहीं होता। नहीं, आपने जैसे अभी कहा कि माता पिता का जो स्पर्श है वो किसी को स्वस्थ बनाने में बहुत काम आता है, ऐसे ही माता पिता को भी ये उम्मीद रहती है अपने बुढ़ापे में कि उनके बच्चे जो हैं उनको वो देख लेंगे तो ही वो प्रसन्न हो जाएंगे और शारीरिक रूप से उनकी जितनी भी बीमारियां थी वो कम हो जाएंगी। हाँ, ये भी साथ मैं कहता हूँ कि कभी कभी हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, उतना भी नहीं करना चाहिए जी। ये मानता हूँ, उनकी भी मजबूरियां हैं, उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन जब आपको मालूम है कि अभी ये सब मरने वाली है, माँ मरने वाले या बाप मरने वाला है, तो उस वक्त कम से कम उस वक्त तो उसने पैसे की बात छोड़नी चाहिए या करियर की बात छोड़नी चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं यार वो मरना है, क्योंकि उसके आंखें तरसती रहती है अपने बेटे को देखने के लिए, बेटी को देखने के लिए। एक बात और कि कई बार बहुत से बेटे बेटियां अपने माता पिता को अपने साथ रखते हैं, उनके पास बहुत बड़ा बंगला होता है, बहुत सुख सुविधाएं होती हैं, पर वक्त बहुत कम होता है। वो उनके लिए सारी सुविधाओं के साधन जुटा देते हैं पर उनसे बात कर नहीं पाते। नहीं, वहाँ क्या है कि थोड़ा देर देखो, कभी ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये सुविधाएं सब देते हैं उनकी किसी भी काम, और उनके लिए एक होल टाइम नर्स या देखने के लिए कोई अटेंडेंट रख देते हैं, पर वो खुद उनके पास नहीं जा पाते। जो वही अफसोस उन माँ बाप को खाए जाता है और वो बीमार हो जाते हैं। असल में पुराने समय में वो दादी और पोते, पुराने समय में भी जवानों के पास वक्त नहीं होता था, औरतों के पास बिल्कुल नहीं होता था, पुरुष के पास भी नहीं होता था। भोर से लेकर रात तक वो काम ही करता था। दादी और पोता नाम का जो एक लिंक था, एक्चुअली हमारे एक अमेरिकी मित्र हैं, उनका कहना है कि ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन दे बिकम फ्रेंड्स, दे बिकम एलीज बिकॉज दे हैव कॉमन एनिमीज। तो इसलिए वो लिंक अब टूट रहा है। जी, आपकी बातचीत बहुत अच्छी है, हम इसको आगे जारी रखेंगे, पर हमारे एक श्रोता है इस वक्त फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, कोटवानी बोल रहा हूँ मैं। कोटवानी जी नमस्कार। हाँ निमी बहन जी नमस्ते। नमस्ते। रमेश देव और राजम पिल्लई भी हैं। हाँ जी, मैंने रमेश देव जी की 3 बहुरानियां फिल्म देखी थी। उन्हीं से बात करिए। हाँ फरमाइए।
नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए मैं भी हूँ और मेरे साथ मेरी मौसी भी है। वाह बहुत अच्छा। हाँ, तो उनकी मेरी एज है 60 और मौसी की है 66। वाह। हाँ, तो क्या अनुभव है इस उम्र में जिंदगी में आपके? देखो निमी बहन जी, मैं तो बैचलर हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो? आपसे मिलने का बहुत अच्छा बात हुई है, लेकिन आप अभी ब्रह्मचारी है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर इसके क्या अनुभव है आपके? इच्छा से ब्रह्मचारी रहे या कैसे रहे, क्यों रहे? नहीं, मैं शुरू से ही मतलब मैं गुरुद्वारे में जाता रहा बचपन से। हाँ। तो मेरा मन ऐसा बन गया भाई, वहाँ के जो बड़े पुजारी साहब है ना, हाँ। अभी तक जितनी पीढ़ियाँ मतलब जो भी पुजारी हुए हैं वो सब ब्रह्मचारी हैं गुरुद्वारे में। अच्छा, सचखंड में ऐसा होता है? अंदर करते हैं ना, तो मैं उनका फॉलोअर हूँ। तो मैंने भी विवाह न करने का ठान लिया। अभी आपको अफसोस तो नहीं होता आपके नहीं, इस नहीं, निर्णय बिल्कुल पे? नहीं, मैं तो बहुत आनंद में हूँ और मैं दुनिया को देखकर मैं अपने आप को संतुष्ट समझता हूँ। अरे भाई, दुनिया तो इतनी बुरी है ही नहीं भाई। नहीं, मैं किसी को हमारी नहीं तरफ बोलूंगा। भी देखो। नहीं, मैं यह नहीं बोलूंगा, किसी के लिए बुरा अक्षर नहीं बोलता मैं। हाँ। लेकिन मैं अपने आप में खुश हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि 60 से ऊपर के जब आप हो जाएंगे तो आपको किसी के सहारे की जरूरत होगी? अब देखो, मैं तो आया अकेला हूँ, जाऊंगा अकेला। सहारा तो बोलते हैं, लेकिन मैंने गृहस्थ भी देखा है, उसमें सहारा है। लेकिन ऐसे भी बहु बेटे हैं जो बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। हाँ। बम्बई में ये बातें तो बहुत हैं। हाँ जी, महानगरों की ये मुश्किल है एक तरह की कि हाँ जी, चाहते तो हुए भी लोग। वो उस हिसाब से मैं अगर बैचलर हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। अब सबके साथ मैं हूँ, जैसा दुनिया में है। अगर तकलीफें आएंगी तो मैं सहन कर लूंगा। और जो गृहस्थी में है वो भी सहन करते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि जिनके बेटे बेटियां होते हैं वो अगर आपका ध्यान नहीं रखते तो ज्यादा तकलीफ होती है बनिस्बत इसके कि आप अकेले हैं, आपके लिए कोई ऐसी उम्मीद नहीं? नहीं, अब वो देखो, अगर सामने बेटा है, बहू है और वो तकलीफ दे रहे हैं तो उसमें ज्यादा दुख होता है। अगर मैं अकेला हूँ तो मैं सबका सहयोगी हूँ, सब मेरे सहयोगी है। दुनिया मेरी है, मैं दुनिया का हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे एक गाना बता दीजिए अपनी पसंद का। मुझे 3 बहुरानिया का रमेश देव जी का गाना सुनना है, आमदनी अच्छी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरे मौसी से बात करेंगे। हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्कार। नाम क्या आपका? मेरा नाम राधिका है। राधिका? हाँ। बोलो राधिका जी। राधिका जी, हाँ? मेरा नाम राजम है। हाँ? मैं 3 बहुरानियां फिल्में मैंने भी देखी थी और मैं रमेश जी की उतनी फैन हूँ। हाँ? लेकिन आपको कैसा लग रहा है इस उम्र में? जैसे उन्होंने तो खैर आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। हाँ? आपका ख्याल है कि आध्यात्मिक मार्ग एक अच्छा हल है जिंदगी की समस्या का? बहुत देखो, मिल के रहे तो भी अच्छा है। ये बच्चे को तो बहुत समझाई थी मगर शादी नहीं कराई है मैंने। मेरे को 3 बेटा 1 बेटी है। अच्छा। हाँ, 2 बेटे की शादी हो गई, 2 बहुरानियां है, नाती पोते सब है। सब ख्याल रखते हैं? हाँ, मैं घर गिराने का काम करती हूँ, बहुआ सब काम करते हैं। थोड़ा बहुत तो हाथ बटाना पड़ता है ना काम में। बहुत अच्छी बात है। तो आपको लग रहा है कि वो धर्म कर्म में अगर आदमी का मन बना रहेगा तो घर की तकलीफें, परिवार की तकलीफें कम लगेंगी? सब देखो, तकलीफा भी सहने करती है तो इंसान को सब बर्दाश्त करना पड़ता है, दुख सुख। वो तो है। दुनिया में आए तो दुख सुख तो सब देखना पड़ता है। चलिए, आपकी पसंद का गाना और कन्हैया जी ने गाना दिया है 3 बहुरानियां फिल्म का, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वो ना खोना। जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वो ना खोना। देखो जो है वो ना खोना। तू 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 चिड़िया चुप के खेत तो फिर ना रोना। मम्मी हूँ फिर ना रोना। मम्मी हूँ फिर ना रोना। 4 कमाए 8 लगाए। 4 कमाए 8 लगाए। बाबू कन्हैया लाल नतीजा ठन ठन गोपाल। नतीजा ठन ठन गोपाल। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। भैया ना पूछो नतीजा ठन ठन गोपाल। नतीजा ठन ठन गोपाल। विविध भारती की गोल्डन जुबली के मौके पर जुबली झंकार में आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ये शाम मस्तानी, जो समर्पित है हमारे आदरणीय बुजुर्गों को। और इस उम्र में खासतौर से
स्वास्थ्य की भी बहुत देखभाल करनी होती है। बरसों पहले विविध भारती ने एक वार्ता रिकॉर्ड की थी जाने माने फिल्मकार और लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की। आइए सुनते हैं उस वार्ता के अंश। बुढ़ापा और जवानी दो रिलेटिव कॉन्सेप्ट या कैफियतें हैं। 60 बरस का अधेड़ अपने आप को 80 बरस के बूढ़े के मुकाबले में जवान समझता है, मगर यही 60 बरस का अधेड़ अपने मुकाबले में 45 बरस के आदमी को जवान समझता है, और 45 बरस का जवान 15 बरस के लड़के के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बूढ़ा महसूस करता है। कहावत है कि एक मर्द की उम्र इतनी ही होती है जितना वो महसूस करता है, और एक औरत की उम्र उतनी ही होती है जितनी कि वो लगती है। जभी तो हिंदुस्तान की मेहनत करने वाली और बच्चे पैदा करने वाली किसान औरतें 30-35 बरस की उम्र ही में अपने आप को बूढ़ी समझने लगती हैं, और अमेरिका में 45 और 50 बरस की औरतें भी बनाओ समार की मदद से अपने आप को और दूसरों को जवान लगती हैं। मैं समझता हूँ कि बुढ़ापा और जवानी का दारोमदार कुछ और चीज़ों पर होता है। किसने क्या खाया है, कितने विटामिन उसके शरीर में फल खाने से गए हैं, और कितने विटामिन गोलियों की मदद से उसके बदन में दाखिल हुए हैं। उसने क्या पहना है, सर्दी गर्मी के लिए उसके पास मुनासिब कपड़े हैं या नहीं, वो क्या काम करता है, कितना काम करता है, उसको काम के सिलसिले में कितनी आसानियाँ और आसाइशें मैसर हैं, वो रोज़ाना कितने घंटे या कितने मिनट कसरत करने या सुबह चहलकदमी करने में गुजारता है, वो कितनी बार नहाता है या नहाती है। मगर हकीकत यह है कि बुढ़ापा जोग्राफियाई, इक़्तिसादी, समाजी और ज़ाती हालात और आदात से पैदा होता है। गांधी जी 89 बरस के होकर भी जवान थे, जवानों की तरह ही काम करते थे, बच्चों की तरह हंसते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल का स्वर्गवास 78 बरस में हुआ। इससे जब चंद रोज़ पहले मैंने उन्हें चुस्त चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी पहने हुए बिल्कुल नौजवानों की तरह विज्ञान भवन के स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा था। इसके बरखिलाफ मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने उम्र गरीबी और तंगदस्ती में बसर की थी, 50 बरस की उम्र ही में बूढ़े लगने लग चले थे। तो मेरी राय यह है कि जब आप किसी बूढ़े को देखें कि मत पूछिए कि तुम्हारी उम्र क्या है, ये पूछिए कि किस मुल्क में पैदा हुए, क्या खुराक खाई, बचपन में कितना दूध पिया, सुबह टहलने जाते हो कितने मील तक, नहाने धोने का क्या इंतज़ाम है, अगर बीमार हुए तो कोई डॉक्टर मैसर है कि नहीं, कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें, इसमें गुजारा होता है या नहीं, और सबसे आखिर में ये पूछिए कि औलाद कितनी पैदा की है तुमने। ये सवाल खुसूसन औरतों की जवानी और बुढ़ापे के सिलसिले में ख़ास अहमियत रखता है। बूढ़ों के बारे में एक लोक कहावत हमारे इलाके में मशहूर है, वो सुनाकर आपसे इजाज़त लेता हूँ। एक बारात एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। लड़की के घर वालों ने एक शर्त रख दी कि बारात में सिर्फ नौजवान आए, बूढ़ा कोई ना आए। मगर गांव के एक बूढ़े ने कहा कि इसमें कोई पेच ज़रूर है, मुझे एक ढोल में छुपा कर ले चलो। सो जवानों की बारात दूल्हा समेत जब लड़की वालों के यहाँ पहुँची तो लड़की वालों ने एक और शर्त पेश कर दी। कहा कि हर बाराती को 1 मन गेहूं के आटे की रोटियां खाना पड़ेंगी, तभी लड़की रुखसत की जाएगी। ये किस्सा जाहिर है कि आज का नहीं है, कम से कम 100 बरस पुराना है। जवान घबरा गए, भागे भागे बूढ़े के पास पहुँचे और ये शर्त बताई। बूढ़े ने उन्हें बताया कि तुम कहो कि हमें शर्त मंजूर है, मगर हमारी भी एक शर्त है, हम में से हर एक 1 मन आटे की रोटियां खा जाएगा, मगर हमारी शर्त यह है कि रोटियां एक ही तवे पर पकें। तो एक तवे पर रोटियां पकना शुरू हुई। एक वक्त में एक रोटी मेहमानों के सामने आती गई, जिसके टुकड़े टुकड़े करके वो खाते गए। आखिर में पकाने वाले ने हार मान ली, मगर लड़की वाले समझ गए कि कोई बूढ़ा ज़रूर ये लोग छुपा कर लाए हैं। जब से हमारे इलाके में ये कहा जाता है कि जवान कहीं जाएं तो कम से कम एक बूढ़ा ढोल के अंदर रखकर जरूर ले जाएं। ये शाम मस्तानी। तो अब हम अपनी बातचीत को आगे जारी रखेंगे। हमारे एक श्रोता है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो, ये शाम मस्तानी? हाँ, शाम मस्तानी। मैं शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उदयपुर लेक से राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी हाँ। उम्र मेरी 68 वर्ष है। 68 वर्ष है आपकी? जी हाँ। और आप क्या काश्तकार हैं? जी नहीं, मैं तो सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। शांतिलाल जी, स्कूल में बच्चों के बाद अभी जब स्कूल छूट गया होगा, अकेलापन लगता होगा? जी नहीं, मैं ऐसा है कि जैन धर्म की जो धार्मिक शिक्षण शालाएं चलती है वहाँ जाता हूँ। अच्छा। और समाज सेवा का कार्य करता हूँ। और नहीं शांतिलाल जी, आप अपने आसपास के लोगों को बताते हैं
कि वृद्धावस्था में या नए शक्ति समीकरण जब घरों में बनते हैं कि बेटा बड़ा हो गया या बेटे के पाँव में आपके जूते आने लग जाएं, तो बेटे को बराबर मानना चाहिए, ऐसा आपने खुद किया या अपने पड़ोसियों को समझाया, ऐसा कुछ होता है? नहीं, अब ऐसा है कि बेटा भी एक तरह से जो जब बड़ा हो जाता है और बचपन से दोस्त के टाइप ही रहता है, एक तरह से बच्चों में ज्यादा रुबाव करो आप, अच्छा, तो फिर आजकल का जमाना जो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, जी जी, वो स्थिति आगे बन जाती है। तो बच्चों के साथ प्रेम और प्यार का यदि व्यवहार करेंगे तो जो उनकी जो पत्नी होगी वो भी मतलब जो हमारा आदर करेगी, सम्मान करेगी। अच्छा, आपकी पत्नी समझ पाती हैं कि जो बाहर से जो बहू आई है वो घर की बेटी के बराबर है, ऐसा उनके मन में एहसास होता है? वो भी आर्थिक शिक्षित है, 8वीं तक पढ़ी हुई है। अच्छा, तो इसलिए वो सारे मतलब जो इस बात का ध्यान रखती हैं कि वो भी कभी मतलब सास बहू थी और आज सास है तो उसका फर्ज वो निभा रही है। जी, बहुत अच्छा परिवार है जी। रमेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे। गाना कौन सा चाहिए आपको? नहीं, गाना तो ऐसा है कि पुरानी फिल्म है 57 की मदर इंडिया, उसका एक गीत जो है उसका सुनने का कारण भी मैं बताना चाहता हूँ। गीत मन्ना डे का गाया हुआ है और उसका कारण मैं आपसे बताना चाहता हूँ, फिर आप मुझे बताओ जी। एक बात ये था, इसमें एक सामाजिक बुराई का वर्णन है जिसमें तथाकथित साहूकारों द्वारा गरीबों का शोषण हो रहा है, और दूसरी इसमें राष्ट्रीय समस्या उजागर की गई इस गीत में, जनसंख्या विस्फोट और उसकी भयानकता, यानी भूखमरी। इसके चिंतन के लिए मैं इसी गीत की 2 पंक्ति सुनाऊं और फिर आप गीत सुनाइए। अब रोक जन्म की चक्की रे, अब रोक जन्म की चक्की रे, संसार चलाने वाले, संसार चलाने वाले, काल पड़ा है रोटी का और दुनिया बढ़ती जाए, उमरिया घटती जाए, गुजरिया कटती जाए। बहुत, आपका आवाज तो बड़ा प्यारा है साहब। अरे फिर आ जाइए बम्बई। हाँ, बम्बई आ जाओ। हाँ, अब इस उम्र में अब तो ऐसी कुछ बात नहीं है, अच्छा आवाज है। धन्यवाद। उमरिया कटती जाए रे, दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे, काम कठिन है जीवन थोड़ा, काम कठिन है रे, काम कठिन है जीवन थोड़ा, पगला मन घबराए, जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। दुख दर्द सहे बन जा रे भैया, धूप में देखें तारे, दिन रात बहाए पसीना हम, कुछ हाथ न आए हमारे, कुछ हाथ न आए हमारे, हमरी सारी मेहनत माया ठगवा ठग ले जाए, जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।